जी हां दोस्तों, राहुल का मोदी और शाह को तगड़ा धोबी पछाड़। बीजेपी के 100 नेता कांग्रेस में शामिल। मोदी के घर में ही विद्रोह। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या बीते 10 महीने पहले राहुल गांधी ने गुजरात में जो प्लान जमीन पर उतारना शुरू किया था, क्या ये उसका प्रभाव है? क्या आने वाले समय में कांग्रेस मोदी शाह के गुजरात में बीजेपी की सियासी जमीन छीनने जा रही है? आखिर क्यों गुजरात में बीजेपी के 100 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, आखिर गुजरात में अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे भारतीय जनता पार्टी की सियासी जमीन सिकुड़ती हुई वाले ट्रैक पर जाती हुई दिख रही है? दोस्तों, जैसे ये खबर गुजरात से दिल्ली पहुंची, हंगामा मच गया। खबर आई कि उन 100 नेताओं को कांटेक्ट करके उन्हें रोकने की कोशिश की गई, मगर ऐसा हो नहीं सका। दोस्तों, विधानसभा चुनाव और स्थानीय राजनीति में हलचल पैदा करने वाली ये बड़ी घटना दरअसल गुजरात के डांग जिला, जहां पर बीजेपी की जमीनी कार्यकर्ताओं, नेताओं और वर्तमान सदस्यों ने बीजेपी का साथ छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया। अहमदाबाद स्थित राजीव गांधी भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वहां के 100 से अधिक बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं ने, सक्रिय कार्यकर्ताओं ने विधिवत रूप से कांग्रेस में प्रवेश किया। मुख्य उपस्थिति और स्वागत गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित भाई चावड़ा ने सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के खास पटका पहना करके पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर डांग जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्नेहल भाई ठाकरे और डांग के पूर्व विधायक मंगल भाई गावित विशेष रूप से उपस्थित रहे। डांग की राजनीति में इस बदलाव को आने वाले चुनाव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक कदम माना जा रहा है। दोस्तों, आपको जल्दी से बताता चलूं कि बीजेपी नेताओं के दल बदल का मुख्य कारण रहा क्या है। दरअसल भ्रष्टाचार और अन्याय कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं के आने के पीछे की एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है। कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा शासन में डांग के विकास के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हो रहा। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति और समर्पित कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा हो रही। जनता की बुनियादी सुविधाओं और समस्याओं को हल करने के बजाय केवल सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अमित भाई चावड़ा इस अवसर पर कहते हैं कि यहाँ के जमीनी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पर यह भरोसा दर्शाता है कि अब जनता प्रदेश में परिवर्तन चाहती है। बीजेपी के अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ अब जनता और कार्यकर्ता खुद मैदान में आए। इस जुड़ाव से आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस और अधिक मजबूत होगी। यहां के अध्यक्ष स्नेहल ठाकरे ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं को आने से डांग के संगठन में नई ऊर्जा आएगी। आने वाले दिनों में बीजेपी के कई अन्य समूह भी कांग्रेस में शामिल होने के लिए संपर्क में है। यानी कि दोस्तों, जितने लोग अभी कांग्रेस में आए हैं बीजेपी का दामन छोड़ करके, इनके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आने वाले दिनों में कांग्रेस का दामन थामेंगे। आपको लगे हाथ, जल्दी से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं के कुछ नाम बताता हूं जो कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। इनमें आप देखिए चुनिंदा नाम: बाबू भाई बागुल, पूर्व सरपंच नीलेश भाई बाबू भाई बागुल, जिला कार्यकारी अध्यक्ष विजय भाई चौधरी, पूर्व जिला कार्यकारी चेयरमैन लंगन भाई गामित, तालुका कार्यकारी चेयरमैन करसन भाई चौधरी, सरपंच पीपल दहाड़ मगन भाई राउत और अन्य तालुका सदस्य, सरपंच और वार्ड सदस्य। इनके अलावा पूर्व जिला तालुका सरपंच सदस्य और 100 से अधिक बीजेपी नेता कार्यकर्ता आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हुए। तो फिर क्या गुजरात की सियासी जमीन बीजेपी के लिए खिसकनी शुरू हो रही है? एक तरफ बिहार में कथित तौर पर धांधली से जीत और फिर नीतीश का हिजाब विवाद, और इसी बीच नायडू और नीतीश का दिल्ली में पहुंच करके अपनी अपनी डिमांड रखना। मगर अब तक हिजाब विवाद पर माफी मांगना तो दूर, उस पर कोई सफाई तक जेडीयू या फिर एनडीए की तरफ से नहीं दी गई। एनडीए समेत बीजेपी को बैकफुट पर यही मुद्दा लाए हुए है, और इसी बीच कांग्रेस की टिप्पणी बहुत कुछ कहती है। पिछले 7-8 दिन से एक सवाल मन में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अच्छा नारा है, जब बेटी पढ़ के बाहर निकले तो वो क्या कपड़े पहने, ये सवाल बहुत गंभीर हो गया। कभी कहा जाता है कि साहब उसने छोटे कपड़े पहने थे, टाइट कपड़े पहने थे, गलती उसकी। अब कहा जा रहा है साहब उसने हिजाब पहना था, गलती उसकी।
नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब बार बार खींचने की कोशिश की, कैमरा के सामने खींचने की कोशिश की। अब बताइए, ये देखने के बाद कितने माँ बाप हिम्मत दिखाएंगे अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजें। डॉक्टर बनी, पढ़ लिख कर, मेहनत करके, गरीबी से लड़कर डॉक्टर नुसरत परवीन ने सोचा था कि अच्छी नौकरी करेगी, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत करेगा और उसके बाद आपको क्या लगता है कोई हिम्मत दिखाएगा? बात हिजाब की नहीं है, बात डॉक्टर नुसरत परवीन की नहीं है, बात मुसलमान की नहीं है। कुछ लोगों की राजनीति इसी पर चलती है, वो चलाएं अपनी राजनीति इस पर। बात पल्लू की भी नहीं है, बात घूंघट की नहीं है, बात सिखों की पगड़ी की नहीं है, बात धोती और लुंगी की नहीं है। बात है आपकी और मेरी मर्जी की, बात है मेरी और आपके सम्मान की। बात यह है कि अगर बच्ची पढ़ के बाहर निकलेगी, सार्वजनिक स्थान पर जाएगी, तो फिर उसके लिए माहौल, उसके लिए वातावरण कितना सुरक्षित है, वो कितना महफूज महसूस करती है। ये हम खत्म करते जा रहे हैं। अगर हमारे नेता इस तरह की हरकतें करेंगे तो आप सोचिए, सड़क पर चलने वाला कोई भी उठकर किसी का भी पल्लू खींच सकता है, कैसे रोकोगे आप? प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने क्या सजा दी? उल्टा भारतीय जनता पार्टी के नेता तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, अजीब अजीब टिप्पणियां कर रहे हैं। गिरिराज किशोर की टिप्पणी सुनिए, गिरिराज सुनिए, सीपी सिंह की टिप्पणी सुनिए, संजय निषाद की टिप्पणी की साहब सिर्फ हिजाब ही तो खींचा है, कुछ और भी कर सकते थे। इस पूरे माहौल को हिंदू मुसलमान बनाकर आप असली मुद्दे से ध्यान हटा रहे हैं। असली मुद्दा है मेरी आपकी बहू, बेटियां, बहनें। असली मुद्दा है इस देश की महिलाएं। असली मुद्दा है महिलाएं घर से बाहर निकलें या ना निकलें। निकलें तो कौन से कपड़े पहनकर निकलें, ये कौन तय करेगा? आपको छोटे कपड़ों से दिक्कत है, आपको हिजाब से दिक्कत है, आपको घूंघट से दिक्कत है, आपको पल्लू से दिक्कत है, आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत आप खुद हैं। इसका सामान्यकरण नहीं होने देना है। अगर देश का नेता इस तरह का हो जाए तो प्रजा कहां, किस हद पर जाकर रुकेगी, ये हम सोच नहीं सकते। आज पूरे विश्व में थू थू हो रही है हमारे राजनीति के स्तर की, हमारे गवर्नेंस के स्तर की, कि प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की वाहियात हरकतें कर सकता है और फिर भी ही कैन गेट अवे विथ इट, फिर भी वो बच के निकल जाता है। न कानून के कटघरे में खड़ा है, न उसकी थू-थू हो रही है, न हमारी सत्तारूढ़ दल जो ये नारे देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकला है। ये तो कपड़ों से पहचानते हैं। अब बताइए प्रधानमंत्री जी, लड़कियां कौन से कपड़े पहने, आप ही बता दीजिए। अब दोस्तों, ऐसे में गुजरात में बीजेपी के 100 नेताओं का कमल को झटक कर हाथ का साथ लेना यह दर्शाता है कि गुजरात में राहुल का मिशन कामयाबी के ट्रैक पर है। गुजरात की राजनीति को नजदीक से देखने वाले, समझने वाले बताते हैं कि गुजरात में राहुल अपनी रणनीति चुपचाप तरीके से जमीन पर उतार रहे, जिसका असर दिखने लगा है। याद कीजिए, पिछली बार जब राहुल गुजरात गए थे तो राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस की जड़ें इसी राज्य में हैं। एक तरीके से कांग्रेस का जन्म गुजरात से ही हुआ, क्योंकि पार्टी के दो महान नेता महात्मा गांधी और सरदार पटेल इसी राज्य से थे। ये विचारधाराओं की लड़ाई है। केवल दो ही पार्टियां जिनकी अपनी विचारधाराएं हैं, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस, और केवल कांग्रेस ही बीजेपी और आरएसएस को हरा सकती है। गुजरात पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि बीजेपी की हार का रास्ता गुजरात से होकर गुजरता है। राहुल गांधी ने जिस अंदाज में, जिस तेवर में उस वक्त पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके बातें कही थी और जो प्लान वहां देकर आए थे, वो जमीन पर लगातार बीते 8 महीनों से उतरता हुआ दिख रहा है। राहुल ने कांग्रेस गुजरात में संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए रोड मैप विस्तृत तरीके से पेश किया, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर नेताओं को पुरस्कृत करने और निष्क्रिय या बीजेपी के लिए काम करने वालों को हटाने का दावा और वादा किया था। कहा था उन्होंने, हमें बीजेपी के साथ जुड़े लोगों की पहचान करनी होगी, उनसे विनम्रतापूर्वक कहना होगा कि एक तरफ हट जाओ और दूसरों के लिए रास्ता बनाओ। बल प्रयोग का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, राहुल ने नई दृष्टिकोण का और उसकी पूरी रूपरेखा बताते हुए तब कहा था कि आईसीसी के 1 पर्यवेक्षक और 4 राज्य पर्यवेक्षक वाली 5 सदस्यीय समिति प्रत्येक जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेगी, 5 या 6 संभावित उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार करेगी, जिन्हें जिला अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और उस वक्त राहुल ने भरोसा दिलाया था कि निर्वाचित जिला अध्यक्ष बिना किसी हस्तक्षेप, ऊपर से दिए गए निर्देश के जिला इकाई चलाने वालों के लिए निर्णय लेंगे और इन जिला प्रमुखों को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन में अधिक अधिकार प्राप्त होगा और यहां तक कि संगठन ही उम्मीदवारी का चयन करेगा।
उन्होंने पार्टी के विभिन्न स्तरों पर महिला नेतृत्व को भी बढ़ावा देने का वादा किया था। तो एक तरफ जहां पर राहुल गांधी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और उसके बाद में बिहार में जो शिकस्त देखी, भले ही इसके पीछे के कुछ भी कारण क्यों ना हो, भले ही इसके पीछे की वोट चोरी और दूसरी ऐसी तमाम चीजें जिसका आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है क्यों ना रहा हो, मगर एक बात तो सत्य है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन जमीन पर ना के बराबर है। एक वक्त में आपको याद होगा कि कांग्रेस सेवा दल के नाम से जिस अंदाज में, जिस तरीके से जमीन पर कांग्रेस काम करती थी, उससे कहीं ना कहीं एक जो जुड़ाव था पूरी तरीके से टूट चुका है। करीब 2 दशकों से उठा करके आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और खासतौर पर संगठन का यही हाल है। इसलिए गुजरात से एक नई शुरुआत और नई पहल के लिए राहुल गांधी ने बीते 8 महीने पहले जो हुंकार भरी, अब उसका असर और प्रभाव कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो क्या अब 100 नेता जो कांग्रेस पार्टी का दामन थामे हैं बीजेपी को छोड़ करके, आने वाले दिनों के लिए, जैसा कि ये कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जमीन पर जो लोग पार्टी को मजबूती देते हैं, वो बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। इसीलिए राजनीतिक पंडित ये कहते हुए सुनाई और दिखाई देते हैं कि गुजरात में बीते चुनाव के मुकाबले आने वाला 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ जो होना है, वो बिहार से बड़े स्तर पर ज्यादा टफ वाला चुनाव होगा। यानी कि पिछले चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिली थी, क्या इस बार उसका उलट देखने को मिलेगा? इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।